हेलो एवरीवन, हेलो माय ऑल लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही होगी, वो गतिमान होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। मैं अपनी क्लास की शुरुआत इसलिए वैसे करता हूँ ताकि पढ़ना जो है चैप्टर्स वो तो मैं करूंगा ही, आपके अंदर एक उमंग हो, आपको जिंदगी को जीने के जो रास्ते होते हैं ना, आप अपने जीवन को ऊर्जा से ऊर्जावान महसूस कीजिए। आप महसूस कीजिए कि जीवन तो है ही हमारा, ये जीवन जो मिला है विशेष जीवन है, इसमें कुछ विशेष हमें ऑब्जेक्टिव है जिसे निभाना है। इसीलिए आपके अंदर ऊर्जावान आप रहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा बोलते हैं ना कि आपकी दृष्टि वैसी हो जो हमेशा आपके लक्ष्य आपको दिखे। जीवन तो सही में वही है ना, मजा तो वही है ना, मस्ती तो वही है ना। शुरुआत करते हैं इन्हीं बातों के साथ कि आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है हमारे चारों ओर के वायु। हमारे चारों देखिए रंग भी, माहौल भी रंग बिरंग माहौल है ना, तो अभी क्या हम बोलेंगे, हमारे चारों ओर के वायु। क्या चारों ओर के वायु कहने का मतलब है कि हमारे जो चारों ओर जो का इन्वायरमेंट है, हमारे जो पर्यावरण है, उसमें वायु क्या है, हवा विंड जो है वो कैसे काम करता है, क्या इसके बारे में हम लोग सीख सकते हैं एक छोटे स्तर पे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कहा गया है कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा सीखा कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। जितनी भी जीवे हैं इस धरती पर, जो भी जीव है ना, जीव जंतु, उसे क्या चाहिए, उसे वायु चाहिए। बिना वायु के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? कभी आपने वायु को देखा है? नहीं देखा है। वायु को हम लोगों ने देखा नहीं है। हाँ, वायु जो करता है ना, वायु का जो क्रिया है ना, वायु जो काम करता है उसकी उससे हमें एहसास होता है कि वायु है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं अगर ये बात करूं कि मेरे हाथ में एक पेज है, फाइन, छोटे से पन्ने हैं, किसी कागज के पन्ने हैं छोटे छोटे, और ये जो मेरे हाथों में है, और ये मैंने इसको ऐसे रख रखा है, और हवाएं चलेगी, हवाएं चल गई, तो क्या हुआ, मेरे हाथों से चीजें निकल गया, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ हवा चली थी। तो इस छोटे छोटे कागज के टुकड़े का अलग हो जाना, गिर जाना, ये बता रहा है कि वायु यहाँ था या वायु यहाँ है। वायु को हमने नहीं देखा, लेकिन वायु के द्वारा जो क्रिया का संपादन हुआ, जो काम हुआ, उसे हम लोगों ने देखा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की जाती है। क्या होता है ना, वायु की स्थिति कैसे हम लोग अनुभव करते हैं, इसे तब आप अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां जब हिलती है, सरसराती है, तब हम लोग महसूस करते हैं। कपड़े को जब सूखने के लिए, धोए हुए कपड़े को जब सूखने के लिए हम लोग रखते हैं, कुछ ही घंटों में सूख जाता है, तो हमें महसूस होता है कि यहाँ पे वायु है। क्योंकि याद कीजिए, वैसा समय जिस समय धूप नहीं है और वायु भी, हवाएं भी नहीं चल रही हैं, आपके कपड़े को सूखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना? तो उसका मतलब क्या है कि वायु की उपस्थिति इन सब चीजों से हमें महसूस होती है। ठीक है, पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक, मैंने अभी बताया ना, मेरे हाथ में कुछ पेज था, मेरे हाथ में कुछ पन्ने थे, और अगर फैन यहाँ ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये सारे पन्ने बिखर जाएंगे। ये बताता है कि वायु की यहाँ उपस्थिति है। आई होप चीज आपको समझ में, वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग ऊपर की ओर, पतंग के जो ऊपर तक जाता है ना, पतंग की डोर जो हम देखते हैं कि पतंग बहुत आसमान में बहुत दूर तक रहता है, वो क्या है, वायु की उपस्थिति का ही तो हमें आभास कराता है। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि अलग अलग तरह से वायु के बारे में हम लोग समझेंगे। बचपन में हम लोग ने इस तरह की फिरकियों को लेके दौड़ा है, याद होगा कि हम लोग दौड़े होंगे या खेले होंगे, और ये वायु की दिशा में ये चलती थी, जिधर से वायु आता था ये घूमता था। ये भी बताता है कि वायु है और वायु के बारे में हमें निर्देश देता है। अब जरा देखिए, फिरकी बनाने का तरीका बता रहा है, फिरकी कैसे बनाते हैं। कोई बात नहीं, फिरकी बनाना तो हम लोग सीख ही गए हैं, आगे हम लोग ध्यान देंगे कि ये क्या है। ये वाक सूचक है, ये बताता है कि जिधर की वायु चलेगी ना, उधर से ये घूमता है और ये सूचना देता है कि किधर की वायु चल रही है। अब हम लोग समझेंगे, क्या वायु हमारे जीवन में हर जगह, क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? क्या वायु सब जगह उपस्थित है या कहीं कहीं नहीं है या कम है, इसके बारे में समझेंगे। आप अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद कीजिए, फाइन, तो आपके हाथों में कुछ नहीं है ना, लेकिन जब हाथों में कुछ नहीं है ना, तब भी मुट्ठी बंद करने में, हाथों को ऐसे करने में, इसके अंदर में थोड़ी वायु है। जहां कुछ भी नहीं है वहां भी वायु है, इस बात को समझना है कि वहां वायु है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग
अभी समझेंगे, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट समझेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट है हमारा? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बाल्टी है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, और एक ग्लास को जब इसमें आप डुबाने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि सीधे जब वो ग्लास को डालेंगे ना, तो बहुत प्रेशर लगाने के बाद भी वो जल्दी ग्लास अंदर की ओर नहीं जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, एक बाल्टी है जो पानी से भरा हुआ है, और आपके पास एक ग्लास है, पानी पीने वाला ग्लास। उसको अगर उस बाल्टी में सीधे सीधे डालेंगे, उस ग्लास में कुछ भी नहीं है, खाली ग्लास है, तब भी अगर उसको ऐसे डालेंगे तो ये अंदर की ओर नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा बल आप लगाएंगे तब भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी भरे हुए बाल्टी, पानी से भरे हुए बाल्टी में ना, वो जो ग्लास है आपके पास, फाइन, आपने पहले क्या किया, सीधे सीधे ये प्रयोग किया और आपने पाया कि नहीं हो रहा है। अब आपने उस ग्लास को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। अब क्या होगा, टेढ़ा करने के बाद आप देखेंगे कि वो ग्लास पानी में चला जाएगा, लेकिन पानी में जाने के साथ कुछ बुलबुले निकलेंगे, कुछ बुलबुले और कुछ आवाजें, टाइप की आवाजें होंगी, कुछ बुलबुले निकलेंगे। उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर ये घटना कैसे होती है, क्या होती है। देखिए सीधे सीधे किसी चीज को रखने का जब प्रयास किया गया, वो नहीं जाएगा, आपने टेढ़ा किया, चला गया। कहने का मतलब उस ग्लास में जब कुछ भी नहीं था तब भी वायु था, जब उस ग्लास में कुछ भी नहीं था तभी हवा थी। वो हवा का जो दबाव था ना, वो उसे रोक रहा था अंदर जाने की ओर। इस हवा इसमें कुछ भी नहीं है तभी हवा है, वही हवा इसको प्रेशर दे रहा था और उसी कारण ये अंदर नहीं जा रही थी। लेकिन जब ये आपने टेढ़ा कर दिया तो आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बूंदे क्या मतलब जल की बूंदे, वो क्या बता रहा है कि अंदर में जो वायु है ना, वायु जल के साथ निकल रहा है और वो बूंदों में परिवर्तित होकर दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई चीज खाली भी है ना तो उसके अंदर वायु तो है, हवा तो है ही। अब इससे क्या पता चलता है, उससे क्या, जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है, और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। बोतल को आपने तिरछा किया तो वायु निकल गया, तो पानी भर गया। जब तक बोतल को आपने ऐसे रखा था वो नहीं निकल पाया था। वायु स्थान, इससे पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है, वायु जो है ना वह स्थान को घेरता है। ठीक है, हमें नहीं दिखता है लेकिन वायु स्थान को घेरता ही है। अब देखिए ये बोतल के पूरे स्थान पे भर जाती है। क्या ये हमारे चारों उपस्थित, वायु हमारे चारों उपस्थित है, वायु का कोई रंग नहीं होता। इस बात को ध्यान रखेंगे कि वायु का ऐसा कोई रंग तो नहीं होता। हम इसके आर पार देख सकते हैं। वायु क्या है, पारदर्शी है। अब याद कीजिए, अपारदर्शक, पारभासी और पारदर्शी में वायु क्या है, वायु पारदर्शी है, वायु पारदर्शी होती है। हमारे पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। हमारी जो पूरी पृथ्वी है ना, वायु की एक परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इस जो सतह है ना, इसका जो विस्तार है पृथ्वी की बहुत दूर तक है, और इसे ही हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। जो आगे की कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे इसकी क्या क्या और भी बातें होती हैं। अब देखिए, एक पर्वतारोही है, पर्वतारोही मतलब एक पर्वत पर चढ़ने वाले इंसान है। तो आप पाइएगा, मैंने बताया था पिछली अध्याय में कि जो जो हमारा हमारा जो बॉडी होती है ना, अगर आप मैदानों में पहले से रह रहे हैं, आप ग्रासलैंड में रह रहे हैं और पर्वत पे जा रहे हैं, तो कुछ अनुकूलन की आवश्यकता होती है, या कुछ आपके शरीर में कुछ चेंजेस होगा, कुछ परिवर्तन होगा। होता है क्या, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं ना, वायु का जो दर होता है ना, वायु की जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है। तो एक इसीलिए एक जो पर्वतारोही होता है, जो पर्वत पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनकी ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, उनको लगेगा कि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, सांस लेने में कठिनाई नहीं हो, इसलिए अपने साथ वो सिलेंडर लेके जाते हैं। फाइन। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, यही बात मैंने अभी आपको समझा दिया, वायु विरल होता जाता है। सघन और विरल दो वर्ड आ रहा है, डेंस और रेयर। तो विरल होने का मतलब क्या है, वायु वायु की मात्रा में कमी हो रही है, वायु का जो जो फैलाव है ना, वायु जो फैली हुई है उसमें कमी हो रहा है, विरल होता है। और ये जो विरल होता है ना, विरल होती है ना, क्या आप ये विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वत, हाँ विरल होता है, इसलिए अपने साथ उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना होता है। फाइन। वायु किससे बनी होती है,
18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ से बनी। पहले पहले लोगों को लगता था कि वायु जो है ना वो केवल एक पदार्थ से मिलकर बना है। वायु में और बहुत सारा पदार्थ नहीं है, सिर्फ एक ही पदार्थ है। प्रयोग से सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु बहुत सारे गैसों का, धूल कणों का मिश्रण है। वायु में सिर्फ एक पदार्थ नहीं है, वायु बहुत सारे गैसों का, धूल कणों का मिश्रण है। उसके बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रयोग से सिद्ध हो गया वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। हो गया ना, वायु क्या है? अनेक गैसों का मिश्रण है। याद रखिएगा, इट्स ए मिक्सचर ऑफ वेरी नॉट वेरी फ्यू, इट्स ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारे गैसेस का वो मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है, आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करें। सबसे पहले तो समझना है कि जलवाष्प क्या होता है। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होता है। जलवाष्प का क्या मतलब हुआ? वेपर। तो वायु में जलवाष्प तो पाया जाता है। हमने यह भी देखा कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आता है, वायु जब किसी ठंडे जगह में आता है तो उसमें उपस्थित जो जलवाष्प होता है ना, संघनित हो जाता है। याद कीजिए, संघनन की वाष्पन संघनन के बारे में हम लोगों ने क्लास पढ़ा है ना, तो संघनन की क्या व्यवस्था, संघनन क्या होता है उसके बारे में याद कीजिए। संघनित हो जाता है तथा जल की बूंदे ठंड पृष्ठ पर दिखाई देने लगती है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि इसको आप ऐसे समझिए, देखिए होता क्या है, इस बातों को समझ। देखिए जलवाष्प है ना, ये आपका जलवाष्प है, ठीक है ना। इसको कोई ठंडी सतह मिलेगा, तो ठंडी सतह मिलने के कारण ये जो वाष्प है ना, वो क्या होगा? संघनित हो जाएगा। संघनन की क्रिया होगी और उसके बाद क्या होगा? ये बूंदों में दिखेगी। मतलब कहने का मतलब जो अभी वाष्प था ना, वो द्रव रूप में दिखेगा। इसी घटना को संघनन बोलते हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ भी रखा है। ठीक है, तो जल की बूंदें दिखाई देती है, जलवाष्प उपस्थित होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या? वायु में जलवाष्प होता है, ये पता चल गया। अब आगे समझते हैं ना, वायु में ऑक्सीजन, इसके बारे में कैसे समझ में आएगा। आपने दो कैंडल यहाँ रखा, ठीक है ना, दो कैंडल, दो मोमबत्ती रखा, और एक क्या कर रहे हैं, एक कांच की ग्लास से एक मोमबत्ती को आप ऐसे ढक देंगे तो पाएंगे कि कुछ देर में वो मोमबत्ती बुझ जाएगा, उसका जलना बंद हो जाएगा। ये बताता है कि वायु में, वायु के, आपको पता है ना, जलने में वायु सहायक होता है। वायु के उपस्थिति में जलता है कोई चीज और आपने उसको ढक दिया, मतलब वातावरण से उसको वायु नहीं मिल रहा है। जब वातावरण से उसको वायु नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा? बुझ जाएगा। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन वायु में होता है। इसको देख लीजिए, ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास में ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वो सीमित है, और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाती है। उससे अंदर जो ऑक्सीजन मिल रहा था ना, उसको ढक देने के कारण ऑक्सीजन का मिलना बंद हो गया, ऑक्सीजन का उसको पूर्ति होना बंद हो गया। और जैसे ही ऑक्सीजन का पूर्ति हुआ, ऑक्सीजन क्या है? वायु का एक घटक है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, वो मोमबत्ती बुझ गई। जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वो ऑक्सीजन कहलाता है। कहने का मतलब वायु का वो घटक जो जलने में सहायक है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन कहलाता है। और आप इसको देखिए, ये जल रहा है, ये जल ही रही है क्योंकि इसको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल रही है। जब इसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये जलेगा, लेकिन इसको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसके कारण ये बुझ जाएगा। अब समझते हैं कि देखिए अब क्या हो। अब ऑक्सीजन को जानने के बाद नाइट्रोजन जानते हैं। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु में एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है? यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होगा, नाइट्रोजन कहलाता है। कई बार देखिएगा, मोमबत्ती तो बुझ गया लेकिन उसके कुछ अवयव अभी भी नहीं जल पाए हैं, उस भाग को हम लोग नाइट्रोजन बोलेंगे। वो जो भाग है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बारे में और भी चीजें समझेंगे। नाइट्रोजन किस तरह पेड़ पौधे के लिए सहायक होता है, ऐसे कुछ दाल मटर होते हैं जिसके लिए नाइट्रोजन का बहुत उपयोग होता है। नाइट्रोजन हमारे वातावरण में जरूरी भी है। इन सब चीजों को अगली कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि जब हम लोग किसी चीज को जलाते हैं तो वायु में कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होता है, कुछ चीजें तो जल जाती है। वायु का वह बड़ा भाग जो जलने में उपयोग में नहीं आता है वो नाइट्रोजन का भाग है। ठीक है, अब आगे समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 क्या है। किसी कमरे में
और कोई पदार्थ जल रहा है तो शायद आपने घुटन की आपने किसी कमरे को, अब याद कीजिए ठंड के समय में या कभी भी आप किसी कमरे में कोई चीज को जला दीजिए, अंगीठी जला दीजिए और कमरे को पूरी तरह चारों तरफ से बंद कर दीजिए, तो आप पाएंगे कुछ देर बाद आपको घुटन महसूस होगा। वो घुटन क्यों महसूस होता है? वो घुटन महसूस होने की या घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमें समझना है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसलिए कोई चीज जब जलती है ना तो वहां पे घुटन जैसा महसूस होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष सूखी पत्तियों को न जलाना चाहिए, क्योंकि उससे वायु, अब देखिए कई बार क्या होता है, कुछ किसान भाई लोग क्या करते हैं, फसलों के जो अवयव होते हैं जो उनके लिए उपयोगी नहीं उसको जला देते हैं। उस जलाने से वायुमंडल में वायु कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, बढ़ जाती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। अतः वो नहीं जलाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। धूल धूल और धुआं समझिए, ईंधन तथा पदार्थ के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। कोई चीज जलेगा ना, कोई चीज जब जलता है तो धुआं तथा धूल की भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैस एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते होंगे। जो लंबी चिमनियां लगाई जाती है ना कारखानों में, उसके पीछे एक ही कारण है कि जो धूल कण या जो धुआं है वो वायुमंडल में बहुत ऊपर जाके वो उसका प्रवाह हो। ये चिमनियां हानिकारक धुएं में गैसों को हमें नाक से दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के लिए वो सहायक नहीं है, उसके लिए हमेशा वो हानिकारक ही होता है। वायु में धूलकण की हमेशा उपस्थिति होती है। कई बार आप देखेंगे जब आप धूल भरी जब आंधी चलेगी तो आप देखेंगे जब कहीं खड़े होंगे और तो आपको फील होगा कि आपके शरीर पे बहुत सारा धूल आ गया। वो धूल कण भी पता चलता है कि वायु का ही एक मिश्रण है, वायु का ही एक अवयव है। अब देखिए वायु में जो धूल कण है उसको समझने का तरीका, आप एक इमार में या कहीं में कोई कमरा है, उसमें एक छोटा सा छिद्र है जिसके सहारे अगर सूर्य की रोशनी और आपके कमरे में आएगी तो आप पाएंगे कि मान लीजिए यही एक कमरे की दीवार है और यहाँ पे एक छोटी सी छिद्र हो, एक छेद हो जिससे सूर्य की रोशनी आएगी, तो जब रोशनी इस कमरे में प्रवेश करेगी ना, इस कमरे में जब रोशनी प्रवेश करेगी तो आप पाएंगे कि रोशनी का जो रोशनी जो कमरे में प्रवेश कर रही है उससे उसमें उस रोशनी के माध्यम से आपको धूल कण दिखेगा कि उस वायु में या उस सूर्य ताप में, सूर्य प्रकाश में कितना धूल कण है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये चीजें यहाँ दिखाई गई है। कई बार आप जब पेट्रोल वगैरह लेने जाते हैं तब भी देखते हैं जो वहाँ जो पुलिसकर्मी होता है या कहीं कोई रोड पे जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो भी कुछ नाक वगैरह में मास्क लगाए होता है। इसलिए लगाया होता है कि वाहनों से बहुत तरह के हानिकारक गैस तथा धूल कण निकलता है जो कि सांस के लिए, हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः उन लोगों को वो चीजें लगानी होती है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे जो बाल होते हैं, नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल का क्या काम है ना, प्रकृति ने उन बालों को इसलिए वहां दिया है। कई बार अगर आप वैसे जगह जहां से ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूषित प्रदूषित जगह है वहां पे आप सांस लेते हैं तो क्या होगा कि आपके नाक के माध्यम से श्वसन तंत्र में बहुत सारे धूल कण चले जाएंगे। तो जो नाक में जो बाल है ना, वो बाल उन धूल कणों को छान लेता है, उन धूल कणों को अलग कर देता है और स्वच्छ वायु को आपके श्वसन तंत्र में डालता है। इसलिए उन बालों की बहुत उपयोगिता होती है, उन बालों का बहुत जरूरत होता है। कई बार बोला भी जाता है कि जब आप सांस लेते हैं तो आप नाकों से सांस लें, मुंह से सांस नहीं लें, क्योंकि जब मुंह से आप सांस लेते हैं तो कई बार धूल कण, अपशिष्ट पदार्थ या प्रदूषित पदार्थ भी आपके शरीर में चले जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। ये ओवरऑल जो चैप्टर है ना, चैप्टर को बताया गया कि वायु में क्या क्या है, वो हमारे लिए किस तरह लाभदायक है, किस तरह हानिकारक है, इन्हीं चीजों के बारे में चैप्टर पूरा हमें समझा रहा है, बता रहा है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निकलता है कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प, धूल कण के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। वायु अपने आप में बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हो सकता है कि कहीं के वायु में थोड़ी
किसी गैस की प्रमुखता हो, मतलब कोई गैस ज्यादा हो, कहीं की वायु में कोई गैस कम हो, मिला जुला रूप से आप माने, इन्हीं चीजों का की प्राथमिकता होती है किसी भी वायु गैस में। अब इसको ऐसे समझा जाए कि अगर पूरी समय मान लिया जाए कि पूरा एक सर्कल मानिए कि यही वायु है, तो आप देखेंगे इतना जो पार्ट है ना, ये केवल नाइट्रोजन है। कितनी अधिकता है नाइट्रोजन की, और ये पार्ट आपका ऑक्सीजन है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और दूसरी गैस केवल इतना है। तो एक चीज तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर पूरे वायु को हम लोग 100 माने, तो नाइट्रोजन का कितना भाग, बहुत सारा भाग नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो अगर कथन करण में कभी पूछा जाए, कोई स्टेटमेंट आए कि वायु में सबसे ज्यादा कौन सा गैस विद्यमान होता है, तो आप क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इस बात को समझ के चलना। अधिक वास्तव में ये दोनों गैस मिलकर वायु का 99% बनाती है। कहने का मतलब किसका किसका? ये कहा जा रहा है, यहाँ देखिए, ये कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा, होता क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैस, कौन सा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके 99% भाग का निर्माण करती है, और सिर्फ एक भाग में ही कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस तथा जलवाष्प पाया जाता है। इन बातों को समझना होगा। अब कहा जा रहा है कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधे को ऑक्सीजन कैसे मिल पाता है? जो कुछ पौधे, कुछ जीव जंतु पानी में रहते हैं, तो उनको फिर ऑक्सीजन कैसे मिल पाता है? इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से समझना चाहेंगे। किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी डाल के उसको गर्म करते हैं। जब आप उसको गर्म करेंगे तो थोड़े बुलबुले आप देखेंगे। बुलबुला क्या है ना, कि जल में भी ऑक्सीजन के कण विद्यमान होते हैं। जल है ना, पानी है ना, एक गिलास पानी है ना, तो उसमें भी वो जो पानी है ना, उसमें भी वायु के कण विद्यमान होते हैं। अतः वैसा जीव जंतु जो पानी में ही रहता है, उस पानी में विद्यमान जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर सकता है। कुछ ऐसे जीव जंतु भी हैं जो पानी से निकल के भी ग्रहण करते हैं, वो एक अलग तरीका है, लेकिन जल में भी ऑक्सीजन के तत्व विद्यमान होते हैं। यहां से ये बातें समझनी है। अब इसको देखिए, आपने छोटे से बुलबुले को देखा होगा। ये बुलबुले पानी के अंदर जो गर्म घुले हुए वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। जब पानी को आप गर्म कर देते हैं तो जो वायु उसमें घुली हुई है ना, वो जल में जो विद्यमान वायु है वो बाहर आने लगती है बुलबुलों के रूप में। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को भी हम लोग समझते हैं कि और भी गर्म कर देंगे तो एक समय के बाद वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और अतः उबलने लगता है। हमने अध्याय 5 और 6 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वैसे जीव जो पानी में रहते हैं तो पानी में घुलनशील जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करके अपने श्वसन तंत्र का उपयोग कर सांस लेते हैं। इस चीजों को हम लोगों ने देख रखा है। एक और एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक बीकर या कांच या ग्लास में सूखी मिट्टी रख लीजिए। अब वो मिट्टी क्या, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए और उसके बाद क्या करना है, आप मिट्टी के बुलबुले, अब उसको आप गर्म देखेंगे कि अगर बीकर में आपने मिट्टी रख दिया, उसमें पानी रख दिया, तो छोटे से छोटे छोटे छिद्र बनने लगेंगे। क्या होगा, ये क्या होता है ना, जो मिट्टी है ना, मिट्टी में भी ऑक्सीजन के तत्व, मिट्टी में भी वायु पाया जाता है, मिट्टी में भी वायु के तत्व पाए जाते हैं। और इसके लिए वो बुलबुले जो दिखते हैं, वो बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होता है। मिट्टी में वायु है, जल में वायु है, वायु जल में है, मिट्टी में है। इसीलिए वैसे पौधे, वैसे जंतु जो मिट्टी में या जल में है, उनके जीवन के लिए सहायक हो रहा है। जब मिट्टी के ढेलों पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्वान वायु विस्थापित हो जाता है, जो बुलबुले के रूप में दिखाई देता है। मिट्टी का कोई ढेला है, मिट्टी का कोई बड़ा सा वो है, उस पर अगर आप पानी डालेंगे ढेले पे, तो आप देखेंगे कि पानी डालने से क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। होता क्या है कि जब मिट्टी के ढेले में पानी डाला जाता है तो उसमें विद्वान वायु विस्थापित हो जाता है, जो बुलबुले के रूप में दिखाई देता है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधे की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करता है। जो अंदर में मिट्टी में जो विद्यमान वायु है, उसी का यूज करके वो लोग श्वसन का काम करता है। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत ही मांद एवं छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर और बाहर जाने के लिए उपयोग कराते हैं। कई बार उसके अंदर ही छोटे छोटे छिद्र बना लेंगे, बड़े छोटे छिद्र बना के
उससे ही जीव जंतु निकलेंगे और उसी से उनका क्रियाकलाप होगा। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों या मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि काफी बारिश होने के बाद कुछ अजीबोगरीब नई प्रजातियों के जीव जंतु आपको दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है कि पहले तो वो क्या है, पहले वो मिट्टी में है, लेकिन जब मिट्टी में वो है ना, तो मिट्टी में होने से मिट्टी में जो वायु है, उस वायु से उनका क्रियाकलाप हो रहा है, वो जीवन ग्रहण किए हुए हैं, जीवन धारण किए हुए हैं। लेकिन जब बारिश हो जाने पर ना, मिट्टी के अंदर जो छिद्र है ना, छिद्र ढक जाता है, वहां पानी आ जाता है, अतः वहां पे वायु उनको नहीं मिल पाता है। तो तब वायु की तलाश में, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन है जिसका उन्हें काम है, तो वायु की तलाश में वैसे जीव जंतु बाहर निकल आते हैं और आपको दिखता है बरसात वगैरह के मौसम में कुछ नए नए जीव जंतु भी आपको देखने को मिलते हैं। क्या यही कारण है कि केचुआ, आपने कई बार देखा हो कि भारी वर्षा के समय ही जमीन पे केचुआ आपको निकल दिखता है। केचुआ क्यों? केचुआ ऐसे मिट्टी में रहता है, मिट्टी से वो मिट्टी को खाता है तथा मिट्टी के द्वारा जो पोषक तत्व है उसकी वो प्राप्ति करता है। लेकिन जब बारिश हो गई तो उसको क्या हुआ, उसके बाद उसको वायु नहीं मिल पा रहा है, तभी वो बाहर दिखाई देने लगता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल में ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होता है? अच्छा, ये कभी आपने सोचा है कि जब सारे जीव अपने क्रियाकलाप के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? तो उसके पीछे क्या कारण है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट से इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है? हमने प्रकाश संश्लेषण को पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा पौधे भोजन की प्राप्ति करते हैं। होता क्या है कि इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, सूर्य ताप का उपयोग करके पत्तियां भोजन बनाती हैं और साथ में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्या होता है पर देखते हैं। हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके लिए साथ ही ऑक्सीजन भी उत्पन्न कर, जो मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन भी उत्पन्न करते हैं। आपको याद रखना होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। मतलब जितना वो यूज कर रहा है, जितना उससे ज्यादा वो कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न, इसका मतलब क्या है, थोड़े बहुत ऑक्सीजन यूज कर रहा है पौधे, लेकिन ज्यादा वो दे रहा है प्रकृति को। ठीक है, यह वास्तविकता है कि जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे और जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। अब देखिए, पौधे हैं तो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण है तो ऑक्सीजन का निर्माण है। पौधे श्वसन भी करते हैं, लेकिन श्वसन में जितना ऑक्सीजन वो ले रहे हैं उससे ज्यादा वो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन दे रहे हैं। उन्हीं ऑक्सीजन से क्या है, जीव जंतुओं का जीवन चल रहा है। तो आप इस तरह कह सकते, इनके बीच एक परस्पर संबंध हो जाता है। अब हम ये अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अनुपयोग भी है, कुछ अनुपयोग भी है, उसके बारे में ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यह एक पवन चक्की है। पवन चक्की का मतलब होता है वो ऐसा चक्की जो वायु की दिशाओं में, वायु जब बहे, हवा जब बहे तो वो चले। क्या होता है, पवन चक्की के बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो वायु पवन चक्की से घूमते, वायु वायु पवन चक्की को कौन घुमाता है? पवन चक्की कैसे घूमता है? तो वायु के कारण पवन चक्की घूम रहा है। जब पवन चक्की घूम रहा है ना, तो पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए होता है। पवन चक्की का कॉन्सेप्ट एक ये भी हो सकता है कि ट्यूबवेल से पानी को निकालने के लिए, तथा आटा चक्की को चलाने के लिए भी होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी करता है, विद्युत का निर्माण भी करता है। वायु नाव को खेने में, ग्लाइडर में, पैरासूट में, हवाई जहाज को चलाने में सहायक होता है। पवन चक्की के बहुत सारे अत्यंत उपयोगी उपयोग है इसका है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही ऊर्जा पाते हैं। वायु, अब पक्षियों के लिए, पक्षियों के जीवन के लिए, उन्हें विचरण के लिए, उनको उड़ने के लिए वायु की आवश्यकता है। वायु बहुत से पौधे के बीजों तथा फूलों के परागकणों, वायु के कारण ही पौधे का परागन होता है। पौधे के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि पौधों की बहुत सारी क्रियाओं में वायु का बहुत ज्यादा उपयोग होता है।
जल चक्र में वायु, अच्छा जल चक्र जो हमारा है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु के कारण क्या होता है, एक बार जल में क्या है, जल इसको ऐसे समझते हैं कि देखिए एक जगह जल है वो द्रव रूप में है, ठीक है, ये वाष्प वाष्प बन गया और वाष्प संघनित, तो संघनन की क्रिया हो गई। संघनन की क्रिया के बाद क्या हुआ, फिर हो सकता है कि ये द्रव बन जाए, कहीं ठोस हो जाए। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना कि जल का वाष्प में बनना, वाष्प का द्रव में बनना, द्रव का ठोस में बनना, फिर बादलों का बनना, ये सारी क्रियाओं का आपस में जो चीजें होती हैं, ये पूरी जो क्रिया है, जो पूरा चक्र है, वो जल चक्र के कारण ऐसा होता है। वर्षा के पानी का अनेक तरह से संघनन होना, वाष्पन होना, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाओं के द्वारा जो पूरा चक्र प्रभावित होता है ना, इसे हम लोग जल चक्र बोलते हैं। और जल चक्र की क्रियाओं के द्वारा ही हम ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे जीवन चक्र का या जैव मंडल का, ये जैव मंडल के लिए बहुत सहायक है जल चक्र का होना। और इसमें कहीं ना कहीं वायु एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। वायु के बिना शायद ये संभव भी नहीं हो सकता है, ऐसी चीजें हैं। इस प्रकार इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, बस इन्हीं चीजों को समझना है कि वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल के जो परतों में वायु जो है, वायु कैसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, वायु की संरचना समझा हम लोग, वायु किन किन घटकों के मिलने से बना है ये हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने समझा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं ये वायु के कुछ घटक हैं, और पवन चक्की के बारे में पढ़ा। तो ये चैप्टर ओवरऑल इन चीजों को बताता है। थोड़ा सा हम लोग सारांश को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। वायु क्या कहा जा रहा है, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पेज के उड़ना, हवाओं का चलना, हवाओं में आपकी गति का कम हो जाना, पेड़ की पत्तियों का हिलना, ठीक है ना, ये सब कपड़े का सूख जाना, ये सब वायु के कारण ही हो पाता है। तो वायु को तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन वायु के द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं उससे पता तो चल गया कि वायु है। गतिशील वायु को पवन बोलेंगे। जो वायु में बहुत गति हो उसको हम लोग पवन बोलेंगे। वायु जगह घेरती है, वायु जगह भी घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होता है, ये भी ध्यान रखना है कि जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होता है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं, इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। उसके बाद समझते हैं कि ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन क्या है, ज्वलन में किसी चीज को जलने में, किसी चीज को जलने देने के लिए ऑक्सीजन बड़ा ही सहायक होता है। साथ ही साथ श्वसन की प्रक्रिया के लिए भी ऑक्सीजन का होना अत्यंत ही आवश्यक है। उसके बाद हम लोग समझे वायु का वो परत जो पृथ्वी से को घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। वायु का वो परत जो पृथ्वी को आवरण देता है, पृथ्वी को घेरे रखता है, वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। पृथ्वी पर जो जीवन है ना, पृथ्वी पर जैव मंडल का जो संरक्षण है ना, उसके लिए वायु का होना बड़ा ही आवश्यक है। जहां पे ऐसे भी आप इसको समझेंगे, अगली कक्षाओं में आपको जब समझने में आएगा तो आप पाएंगे कि जहां पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों का मिश्रण हो रहा है, जहां तीनों आपस में सम्मिश्रित हो रही है, मिल रही है, वही जीवन संभव है। अगली कक्षाओं में हम इन चीजों को पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल हो गया। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घिरी वायु का उपयोग करता है। जो जलीय प्राणी है, जो जल में रहता है, उस श्वसन के लिए क्या करता है, जल में जो घुली वायु उसका उपयोग करता है। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वायु में जो ऑक्सीजन है तथा कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी अत्यंत आवश्यक है, किसके लिए, पौधे और जंतुओं के लिए। अतः यही हमारा चैप्टर था, इसमें हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया और कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने इसमें समझा। और अब आई होप कि चीजें आप समझेंगे और अगले कक्षाओं के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।